जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं दुरुस्त होंगे, साथ ही साथ बड़े उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन जो होने वाला है आप लोगों के समक्ष वो गोली अवतल प्रश्न द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गोली अवतल प्रश्न द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? देखिए सभी स्टूडेंट्स, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसका निगमन कैसे किया जाएगा, सभी देखते हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ होता क्या है? जैसे होता है अवतल दर्पण, उसी के अकॉर्डिंग अवतल पृष्ठ भी होता है, जिसका उभरा हुआ तल होता है। एक तल उभरा हुआ होता है, एक दबा हुआ तल होता है। उभरे हुए तल पर पालिश होती है और दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसका नाम होता है अवतल दर्पण। तो अब यहाँ पर अवतल पृष्ठ कैसे बनाते हैं? गोलीय अवतल पृष्ठ देखते हैं। ये गोलीय अवतल पृष्ठ है, इसका नाम दिया गया है एस पी एस डैश। एस पी एस डैश क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ है। इसके एक तरफ माध्यम ये विरल है और दूसरी तरफ माध्यम क्या है? सघन। ध्यान दीजिए, विरल माध्यम को N1 से और सघन माध्यम को N2 से प्रदर्शित करते हैं। विरल माध्यम N1 है और सघन माध्यम क्या है? N2 है। इससे प्रदर्शित किया गया और यहां पर बिंदु वस्तु रखी हुई है O पर। बिंदु वस्तु O है, बिंदु वस्तु O पर रखी हुई है। गौर करिए, ये बिंदु वस्तु O है जिससे प्रकाश किरण चलती है, जो कि अल्फा कोण बनाते हुए कहां पर पड़ती है? बिंदु A पर पड़ती है। यहां पर ये गोलीय अवतल पृष्ठ का ये वक्ता केंद्र है, जिसका नाम C है, और इससे अभिलंब खींच दिया जाता है। तो प्रकाश किरण जब ये पड़ती है O से, प्रकाश किरण गोलीय अवतल पृष्ठ पर जब पड़ती है तो अभिलंब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये जब आपतित हुई तो ये आपतन कोण बनाती है आई एंगल, लेकिन ये जब इस ओर अपवर्तित होती है तो ये अपवर्तन कोण आर होता है। लेकिन ये इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है? आकर ये वापस होकर ये बन जाता है कि ये आई पर बना देता है, जो कि ये कितने एंगल पर बनता है? बीटा कोण पर होता है। आप सभी ये समझेंगे कि ये पूरा एंगल आपका कितना है? ये आई है, ये आई एंगल है। लेकिन ये इसका नाम दे दिया सी ए एम, दे दिया इस स्थान का सी ए एम, अर्थात ये एक अभिलंब है। सी ए एम क्या है? अभिलंब है। और जो कि एम ए, इसका नाम दे दीजिए एन। ठीक है, एन इसको नहीं देते हैं, इसको और भी कुछ कह सकते हैं कि इसको दे दिया गया टी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो एम ए टी ये जो मान है ये अपवर्तन कोण है। लेकिन इसका जो शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा जाकर? ये होगा जाकर, ये कितना एंगल होगा जाकर? आर कोण, क्योंकि ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब यहां से पर कैसे मान ज्ञात करते हैं? ओ है, इसका नाम दे दिया क्यू है। ये सघन माध्यम है, इसका मतलब ये घना क्षेत्र है। आप सभी समझ सकते हैं कि ये क्या होगा? घना क्षेत्र होता है। तो अब हमारा यहां से फिगर कंप्लीट होता है। अब इसके सारे कोण निर्धारित करते हैं। ये वक्ता केंद्र है, लेकिन ये वक्ता केंद्र यहां पर कितना कोण बना रहा है? ये गामा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? गामा कोण बना रहा है। ध्यान दीजिए, ये एंगल कितना है? इसका नाम देंगे गामा। और ये एंगल कितना है? इसका नाम क्या है? बीटा। और ये एंगल कितना है? ये अल्फा। सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं?
ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापते हैं तो ये P है, P से ये बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी u होती है, तो यहां से ये वस्तु की दूरी u हो गई। ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। ये वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी होती है, r। ध्यान दीजिए, इस बिंदु A से इस रेखा पर लंब भी डाल देते हैं, इसका लंब डाला गया है, इसका नाम दिया गया m, n नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, n। ये लंब है और इसकी लंबाई अपने आप मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, h। आपका चित्र कंप्लीट हो गया। इसी चित्र के अनुसार इसकी लैंग्वेज पूरी थ्योरी लिख दी जाती है कि माना एक गोली अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, इसमें लिखते क्या है, आप सभी, अगर आपको सभी को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी बजाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी अगर आपको डाउट कुछ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलते हैं, एस पी एस डैश क्या है, ये गोली अवतल पृष्ठ है, गोली अवतल पृष्ठ है। इस पर बिंदु वस्तु O पर रखी हुई है, जो कि अल्फा कोण बनाते हुए बिंदु A पर पड़ती है। तो दोनों तरफ माध्यम क्या है, एक तरफ विरल माध्यम है, दूसरी तरफ क्या है, सघन माध्यम है। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण जब पड़ी तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये क्योंकि अभिलंब है, CAM अभिलंब है, तो ये उसकी तरफ झुकी। तो झुकने के पश्चात ये वापस जब लौटती है तो ये प्रतिबिंब बनाती है कहां पर, I पर, जो कि बीटा कोण पर बनता है प्रतिबिंब, और अल्फा कोण पर प्रकाश किरण चलती है, और वक्रता केंद्र पर कितना है, गामा कोण बनता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो अब प्रकाश के अपवर्तन में किसका नियम लगता है, स्नेल का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, स्नेल का नियम लगता है। तो स्नेल का नियम कैसे लगाते हैं और इसकी थ्योरी लिखते हैं कि माना एस पी एस डैश गोली अवतल पृष्ठ है, गोली अवतल पृष्ठ है। ध्यान दीजिए, एस पी एस डैश क्या है, गोली अवतल पृष्ठ है, जिस पर दोनों ओर माध्यम अलग अलग, जिस पर दोनों ओर माध्यम अलग अलग है, दोनों ओर माध्यम क्या है, अलग अलग है। ध्यान दीजिए, जिस पर दोनों ओर माध्यम क्या है, अलग अलग है। एक तरफ माध्यम क्या है, विरल है, और दूसरी तरफ माध्यम सघन है। एक तरफ माध्यम विरल है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है। दूसरी तरफ माध्यम क्या है, सघन। दूसरी तरफ माध्यम क्या है, सघन है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, जिसका अपवर्तनांक n2 है। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। ध्यान दीजिए, प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां पर, विरल माध्यम से कहां जा रही है,
सघन माध्यम में जा रही है। प्रकाश किरण कहां जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जब प्रकाश किरण ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो सदैव किसकी ओर झुकती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो मान लिया कि एक बिंदु O है जिससे प्रकाश किरण गोलीय अवतल पृष्ठ पर पड़ती है। जब प्रकाश किरण, लिखते हैं, जब प्रकाश किरण बिंदु वस्तु O से चलकर गोलीय अवतल पृष्ठ गोलीय अवतल पृष्ठ एसपीएस डैश के बिंदु A पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? की ओर झुक जाती है। ध्यान दीजिए, ये प्रकाश किरण बिंदु A पर पड़ी तो पड़ने के पश्चात किसकी ओर झुक गई? अभिलंब की ओर झुक गई। जब अभिलंब की ओर झुक जाती है तो जब आपतित होती है तो आपतन कोण I बनाती है और पड़ने के पश्चात प्रकाश किरण अपवर्तित होती है। जब आपतित होती है तो आपतन कोण I बनाती है। जब आपतित होती है तो आपतन कोण क्या बनाती है? I बनाती है। तथा अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण क्या बनाती है? अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण R बनाती है। जब यह अपवर्तन कोण बनता है जिसका प्रतिबिंब I पर, ध्यान दीजिए, जिसका प्रतिबिंब I पर बीटा कोण बनाते हुए बनता है। ये बीटा कोण बनाते हुए बनता है। कहने का मतलब बिंदु वस्तु जो प्रकाश किरण चलती है वो अल्फा कोण पर चलती है। बिंदु वस्तु अल्फा कोण से चलती। ध्यान दीजिए, बिंदु वस्तु अल्फा कोण से चलती है और बिंदु ए पर अपवर्तित होती है तो वापस होकर क्या आती है? बिंदु आई पर बीटा कोण बनाती है। और वक्रता केंद्र पर कितना एंगल का कोण बनता है? गामा कोण बनता है। वक्रता केंद्र पर गामा कोण बनता है। ये थ्योरी अपने हिसाब से जो चित्र बना दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं है। जो आपने चित्र बनाया, आपका अगर फिगर सही है तो आपको इस लैंग्वेज को आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ये इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके पश्चात इसको करते क्या है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसका नियम लगता है? स्नेल का नियम लगता है। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो किसके नियम के अनुसार? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किसका नियम लगता है? लिखते हैं स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार।
यहां पर स्नेल का नियम न लगाकर सबसे पहले ध्यान देते हैं। अब यहां पर जब प्रकाश किरण अल्फा बीटा गामा सारे कोण बनाती तो सबसे पहले कोण निकाल लेती है। क्या निकाल लेते हैं? कोण निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ओ ए सी में लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ओ सी ए में ध्यान दीजिए, ओ सी ए ये त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण बराबर क्या होता है? सुदूर अंतः कोणों का योग होता है। अंतः कोणों का योग। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण क्या है? ये गामा है। ये बाहरी कोण है। और अंतः कोण क्या है? ये अल्फा है। इस अल्फा के सामने एंगल कितना है? पूरा आई है। तो अल्फा प्लस आई है। और इसका बाहरी कोण क्या है? गामा। तो ये गामा इक्वल टू कितना होगा? अल्फा प्लस आई। ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल का योग इस गामा के बराबर होगा। तो यहां से आप आई निकाल सकते हैं। तब आई इक्वल टू कितना है? प्लस में, इस तरफ माइनस में आ गया, गामा माइनस अल्फा आ गया ये। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं आई सी ए में। त्रिभुज आई सी ए में त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर अंतः कोणों का योग। सुदूर अंतः कोणों का योग। त्रिभुज का जो बहिष्कोण है सुदूर अंतः कोणों का योग। अब यहां पर आई सी ए में ये आर है, इसका इसके शीर्षाभिमुख कोण ये यहां पर आर होगा। तो ये बीटा है तो ये आर है, तो इसका बहिष्कोण गामा है। तो गामा इक्वल टू कितना होगा? गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो गया। यहां से आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर बराबर कितना आ गया? गामा माइनस बीटा। आर इक्वल टू गामा माइनस क्या आ गया? बीटा आ गया। सभी स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब जब आई और आर के मान निकल आए तो आप क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियमानुसार ध्यान दीजिए, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल का नियम क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में स्नेल का नियम होता है एन बराबर क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर। अब ध्यान दीजिए, स्नेल के नियमानुसार एन इक्वल टू क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर। और एन क्या होता है? पहला माध्यम n1 है, दूसरा माध्यम क्या? n2 है। तो प्रकाश किरण n1 से n2 में जाती है, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। और ये n ही क्या है? n2 अपान n1, जिसे कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है? एन। और एन बराबर यही क्या है? नियतांक इसको माना जाता है। तो ये एन को हम n2 अपान n1 लिख सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2। तो अब हम इसमें करते क्या है? केवल इनकी बात करते हैं कि ये पहले से दूसरे में जा रहे हैं तो इनमें तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? n1 साइन आई और बराबर कितना आ गया? n2 साइन। ध्यान दीजिए, ये आ गया n1 साइन आई अपान आई बराबर n2 साइन आर। अब आई और आर, ये आई है और ये आर है, ये बहुत छोटे कोण है। इनको अगर रेडियन में मापा जाए, किसमें मापा जाए?
रेडियन में मापते हैं तो साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाता है और साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, आर ले लेते हैं। तो अब इनको आगे कैसे लिखते हैं, सभी इतना नोट कर लीजिए। सभी को समझ में आ रहा है, किसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। खुशहाल जीवन के साथ साथ एक अच्छे स्कॉलर बनने के लिए मस्ती के साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अब मस्ती के साथ पढ़ते झूमते देखते हैं कि जब आई और आर के मान निकल आए तो स्नेल का नियम लगा दिया गया। तो स्नेल के नियम लगाने पर क्या प्राप्त हो गया, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब हम आई और आर को किसमें मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। चलिए देखते हैं, इस चित्र को बना रहने दीजिए और नीचे से ये थ्योरी को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, इसको रब कर देते हैं और सभी पूरा नोट कर लीजिएगा। जितना बताया जा रहा है बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर पूछा जाएगा। आप लोग छोटी सी छोटी बातों को दिमाग में जरूर रखिए, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में कोई भी बात पूछी जा सकती है और विकल्पी क्वेश्चन अतलब उत्तरी क्वेश्चन में भी सब एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो यदि आई और आर को किसमें मापा जाए, रेडियन में। देखिए, यदि आई व आर को रेडियन में मापे, रेडियन में मापे तो साइन आई, आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू आर रखते हैं। ठीक, तो अब यहां पर रखते हैं तब, ध्यान दीजिए, तब n1 आई बराबर n2 आर हो गया। ध्यान दीजिए, अब ये साइन आई की जगह पर आई हो गया, साइन आर की जगह पर आर हो गया। आपको आई इक्वल टू कितना है, गामा माइनस एल्फा, और आर इक्वल टू कितना है, गामा माइनस बीटा, यहां पर रख देते हैं। तब n1 आई की जगह पर गामा माइनस एल्फा, n2 आर की जगह पर आ गया गामा माइनस बीटा। अब इनका गुणा कर देते हैं तो n1 गामा माइनस n1 एल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस का n2 बीटा है तो इस तरफ पॉजिटिव आ गया, n2 बीटा माइनस n1 एल्फा इक्वल टू n2 गामा, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ किसमें आ गया, माइनस n1 गामा आ गया। अब ध्यान दीजिए, n2 बीटा माइनस n1 एल्फा इक्वल टू, इन दोनों में गामा कॉमन हो गया तो बचा कितना, n2 माइनस n1 आ गया। अब इसको इतने पर ही छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले ज्ञात क्या करते हैं, एल्फा बीटा और गामा के मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एल्फा बीटा और गामा के मान कैसे निकालते हैं, चलते हैं इस तरफ रफ करते हैं। लॉन्ग डेरिवेशन है, जहां पर समझ में ना आए जरूर बताइए। किसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, अब एल्फा और बीटा गामा के सभी के मान कैसे निकालते हैं, एल्फा कामा बीटा कामा गामा के मान के लिए। अब जब एल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये इससे एन क्या खींच दिया गया, लंब, क्योंकि इनका ये द्वारक छोटा होता है तो ये माप लगभग यहां से एन और पी की माप जो है, ये द्वारक छोटा है तो बहुत न्यूनतम माप होती है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो अब सबसे पहले अल्फा और बीटा गामा के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अल्फा का मान निकालते हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा का मान निकालते हैं तो त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं, त्रिभुज ओ एन एम।
त्रिभुज ओ एन ए में अल्फा बराबर, ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज ओ एन ए से अल्फा का मान निकलेगा, इस त्रिभुज आई एन ए से बीटा का मान निकलेगा, त्रिभुज आई एन ए में क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। और फिर त्रिभुज सी एन ए से, त्रिभुज सी एन ए से ए में किसका मान निकलेगा, गामा का मान निकलते हैं। कैसे अल्फा बीटा गामा के मान निकालते हैं, इनको टेंजेंट मान लेते हैं, टेन अल्फा, ये टेन बीटा, और ये कितना हो गया, टेन गामा। ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने के लिए जब टेन अल्फा लगाया गया तो लाल बटे कक्का से क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब बटे आधार आ गया, लंब बटे आधार इसका भी हो गया, लंब बटे आधार इसका भी हो गया, और लंब बटे आधार इस गामा का भी हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये अल्फा, इस अल्फा के सामने गुजा लंब, लंब का नाम क्या है, एन, यहां पर रख दिया गया एन। अब आधार की बात करते हैं, आधार कितना आएगा, ओ एन, तो यहां पर आ गया ओ एन आ गया। इसी प्रकार इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका लंब क्या होगा, ए एन होगा, और इसका आधार कितना हो गया, इस त्रिभुज की बात करते हैं आई एन ए में, इसका आधार आई एन हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, सी एन ए में लंब कितना हो गया, ए एन, और आधार कितना हो गया जाकर सी एन। ध्यान दीजिए, सभी दूरियां कहां से मापते हैं, थ्रू से, तो ध्रुव से मतलब इनका द्वारा क्या है, छोटा है। तो एनपी जो है ये एनसी पीसी के बराबर है, ये जो एनसी जो है पीसी के बराबर। अगर सीएन माप पूछी जाए तो पीसी के बराबर, आईएन माप पूछी जाए तो पीआई के बराबर, और ओएन माप पूछी जाए तो पीओ के बराबर। तो सभी माप जब ऐसे बराबर हैं तो एएन अपान ओएन, ओ एन यहां तक की दूरी किसके बराबर होगी, ये ओपी की दूरी के बराबर, इसको ओपी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए एन अपान आई एन, आई से एन तक की दूरी लगभग किसके बराबर है, आईपी तक की दूरी के बराबर है, आईपी कर दिया। इसी प्रकार ए एन अपान सी एन, सी से एन तक की जो दूरी है ये किसके बराबर है, सीपी के बराबर। इतना करने में किसी कोई समस्या हो तो बताएं। अच्छा ठीक है, तो अब यहां पर एन, ए से एन तक की ऊंचाई कितनी है, एच है। चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ, दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, तो रख देते हैं। तो एन माप जो है, एन कितना है, एच। ध्यान दीजिए, एन बराबर कितना है, एच, ओ पी, ओ पी, ओ से पी तक की दूरी क्या है, वक्र की दूरी जिसका नाम क्या है, यू है, लेकिन इस तरफ की दूरी है इसलिए इसको किस में लेंगे, वक्र की दूरी माइनस यू से लिया जाएगा। इसी प्रकार आई एन ए में आई एन आई पी, ये जो दूरी, ये ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वी है, लेकिन इस तरफ की दूरी है, इसको किसमें लेंगे, निगेटिव वी लेंगे, ये एच अपान माइनस वी। ए एन माप कितनी है, ए एन की माप कितनी है, एच। इसी प्रकार सीपी, ए एन अपान सीपी, तो मतलब ए एन की माप एच और सीपी की मान कितना है, ये वक्ता त्रिज्या माइनस का आर, एच अपान कितना हो गया, माइनस का आर। जब अल्फा और बीटा गामा सभी के मान निकल आए, अल्फा बीटा गामा तीनों मान जब निकल आए तो आप इस समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 1 में लिखते हैं अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
जब समीकरण एक में रखते हैं N2 बीटा, N2 बीटा, बीटा का मान कितना है ध्यान दीजिए, N2 बीटा, बीटा का मान H अपान माइनस का V है, और माइनस N1 एल्फा, एल्फा का मान कितना है H अपान माइनस का U है, इज इक्वल टू गामा, गामा का मान कितना है, गामा का मान H अपान माइनस R है, और N2 माइनस N1, ये N2 माइनस N1 है। अब ध्यान दीजिए, अब करते क्या है, ये माइनस का कैलकुलेशन करते हैं, माइनस N2 H अपान V, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस N1 H अपान U माइनस H अपान R N2 माइनस N1। ध्यान दीजिए, इसमें H कॉमन हो रहा है, तो H बाहर कर लेते हैं, तो बचा माइनस N2 अपान V प्लस N1 अपान U आया, इक्वल टू माइनस H अपान R N2 माइनस N1। इस H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बात आती है माइनस भी, इस तरफ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है, ये N2 अपान V आ जाता है, ये माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस N1 अपान ये U हो गया, इक्वल टू माइनस 1 अपान R N2 माइनस N1। इस माइनस से माइनस भी क्या हो गया, तुलना करने पर कैंसिल हो गया, लेकिन इसको काटते नहीं है, तुलना कर देते हैं, तो ये बाहर हो गया मान लीजिए। तो अब करते क्या है, बचा कितना N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। यही मुख्य फार्मूला निकला दो माध्यमों के लिए, कि जब माध्यम N1 से प्रकाश किरण N2 में जाती है तो गोलीय अवतल पृष्ठ का फार्मूला क्या निकला, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान क्या होता है R। तो गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R प्राप्त होता है। अगर माध्यम प्रकाश किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसी में एक दूसरा फार्मूला कैसे निकालते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। अब अगर इसमें क्या कॉमन ले लिया जाए, N1 कॉमन ले लेते हैं दोनों पक्षों में, तो कॉमन जब इसमें लिया गया N1, तो जब कॉमन लेते हैं तो इससे भाग दिया जाएगा, तो इसमें आएगा N2 अपान N1 अपान पूरे का V हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है, तो N2 अपान N1 आएगा यहाँ पर, इसको अंश में ही लिख लिया, माइनस इसमें जब N1 से भाग दिया जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 अपान U बचेगा, इक्वल टू इस तरफ भी N1 कॉमन ले लिया गया, तो इसमें आ गया N2 अपान N1 माइनस N1 से N1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 अपान R आ गया, इस N1 से N1 क्या हो गया कैंसिल। अब आपको यह भी पता है चूंकि 1N2 इक्वल टू क्या होता है N2 अपान N1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है N2 अपान N1 होता है। इसको मान लिया क्या है, N मान लिया, क्या माना N, तो आपको इस N2 अपान N1 की जगह पर क्या रख देना N, तो N अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू इसकी जगह पर N माइनस 1 अपान क्या हो गया R। ये भी आपका क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि दो माध्यमों के लिए गोलीय अवतल पृष्ठ का फार्मूला, तो N2 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। अगर इसमें केवल माध्यम को एक ही बना दिया गया है तो ये N अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू N माइनस 1 अपान R। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर 3 नंबर में 100% ये पूछा जाता है।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।